दोस्तों हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? ये जो छोटा सा चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो देखो इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। लिखना मत अभी। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और क्या पढ़ना है वरुण हमें, कि हम रूरल डेवलपमेंट को करते वक्त किन चैलेंजेस को फेस करते हैं। दो प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, एक लिंगरिंग, लिखना मत, मैं फिर कह रहा हूँ रुक जाना, और एक इमर्जिंग, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड लिंगरिंग चैलेंजेस, और जो नए नए आए हैं राधे राधे पीछे, उनको क्या बोलेंगे हम, इमर्जिंग चैलेंजेस, उभरती चुनौती। लिंगरिंग चैलेंजेस में हम पढ़ेंगे दो चैलेंजेस जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा मेन चैलेंज जो रूरल डेवलपमेंट में है, ग्रामीण विकास में है, वो है बेटे रूरल क्रेडिट की समस्या, यानी कि ग्रामीण ऋण। मतलब सरकार जो है वो चाह के भी लोगों को उतना ऋण प्रदान नहीं कर पा रही, लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रही जितना उन्हें चाहिए, बीज खरीदने के लिए या और चीजों के लिए। तो इसकी कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ये हम पढ़ेंगे। ये समस्या क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक और पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बहुत समस्या है। किसकी समस्या है बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये दो जो मेजर समस्याएं हैं जो बहुत पहले से चलती चली आ रही है, ये हम किस में पढ़ेंगे, लिंगरिंग चैलेंज। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस में क्या है, पहला चैलेंज है बेटे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और सेकंड चैलेंज है बेटे ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिखना नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बस इतना पढ़ना है हमें। इसके बाद आप अपने घर में आओ। कितनी देर लगेगी, जरा सी देर का चक्कर है। ठीक है, लिंगरिंग चैलेंज मैंने आपको बताया जो पहले से चले आ रहे हैं, पुराने समय से अमन ये समस्या चली आ रही है रूरल क्रेडिट की। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप देखो पुराने समय से आपको पता होगा समस्या रहती है कि जो किसान है वो अपने माल को इजीली क्या नहीं कर पाते, बेच नहीं पाते। बहुत बड़ी समस्या है। इमर्जिंग चैलेंज, नए चैलेंज आए हैं, वो ये आए हैं कि किसान जो है जो आज वो काम कर रहे हैं, सिंपल जो खेती कर रहे हैं, उससे वो अपना जीवन क्या नहीं कर पा रहे, उतने अच्छे से गुजारा नहीं कर पा रहे। तो वो किन एक्टिविटीज की तरफ डाइवर्सिफाई कर जाए, कौन सी नई एक्टिविटीज वो अपना ले अपने जीवन में, जिससे कि उनकी जिंदगी और अच्छी हो जाए। जैसे आजकल आपको पता होगा किसान ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, ये मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, बागानी। पहले के किसान केवल खेती करते थे, गेहूं चावल। आजकल लोग बागानी करते हैं। बागानी में लोग, ये अगर आप गए हो पीछे, यहाँ बक्कर वाला है, बक्कर वाले में आप देखो वहां पे फूल उगते हैं, फूल पौधे नए नए तरह के, वो गमलों में बंद करके बेचते भी हैं वो। तो ये सारी जो चीजें हैं बागवानी वगैरह, हॉर्टिकल्चर वगैरह, ये नई उभर के आई हैं। तो ये नए नए इन चैलेंजेस का जवाब है कि किसान ऐसा क्या नया करें जिससे जो वो पहले कर रहे थे, जो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पहले कर रहे थे, वो उससे कुछ हटके कर पाए और उससे क्या ले पाए, रेवेन्यूज जनरेट कर पाए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आज के टाइम में एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में। आप देखो इतने दिन से मैं सही आम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐप से भी मंगा लिया, जिस ऐप का नाम मैं आपको बताता था, एकदम घटिया किस्म के आम दिए उन्होंने।
और इधर उधर से भी ला रहे हो, वो सड़ जाते। केले आप देखो, सुबह सुबह अगर आप देखो, ये जयवीर नान है हमारे यहाँ पे, वहां पे केले का गोदाम है, तो वहां पे सब पक्के निकलते हैं केले। कार्बाइड जो भी वो केमिकल होता है, नाम मुझे उसकी एग्जैक्ट नहीं पता, उस केमिकल के अंदर पकाते हैं उसको, है ना। तो ये केमिकल के पके हुए केले हम खा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इससे क्या हम हेल्दी होंगे? नहीं। तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में बची, लैंड इससे बहुत बड़ी खराब हो रही है। तो ये आजकल एक बहुत ज्यादा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बहुत ज्यादा समस्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की और डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्टिव एक्टिविटी। समझ आ रही है बेटा? इस समस्या को कैसे सॉल्व करा जाए, आगे बढ़े, आगे देखो जरा। तो ये सब क्या करना है हमें, इसमें पढ़ना है। पढ़े बेटे? चल, तो लिखो फटाफट से बेटे, बहुत सिंपल चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा। बस आप चैप्टर खत्म होने से पहले कुछ इधर उधर नहीं करना, ना टाइम देखना। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा समझना 10 मिनट हो गए, दैट्स इट। समझ आ रहा है? देखो फटाफट से, मैंने कहा 10 मिनट का चैप्टर है, जब चैप्टर खत्म हो जाए तो समझना 10 मिनट हो गए। समझ गए? आज ही हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। पिछले संडे हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खत्म कर दिया था, उससे पिछले संडे। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्या है? बुक लाए हो प्रियंका, मुस्कान? देखो, खोल ले बेटे बुक को ना, देख बुक में देख, पहली लाइन लिखी हुई है, रूरल, ग्रामीण विकास का अभिप्राय लिखा हुआ है, वही लिखना है। रूरल डेवलपमेंट मीन्स an action plan for राधे राधे growth of रूरल एरियाज। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या, कि किस प्रकार से हम रूरल एरियाज की क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, उसका पूरा एक प्लान बना। ठीक है, ये हम किसके तहत करते हैं, रूरल डेवलपमेंट। आगे लिखो, दिस एक्शन प्लान focuses on two types of challenges in rural development. First, लिंगरिंग चैलेंज को क्या बोला हुआ है, क्या नाम है मुस्कान? है लिंगरिंग चैलेंज, दिखाइए एक बार, मैं बताऊं क्या बोला। ये है ना, विलंबी, विलंबी चुनौतियां और उभरती चुनौतियां, लिखा तो है लिंगरिंग। आराम से पढ़ेगी तो बहन मिल जाएगा बेटे, बुक की भाषा लिखने की कोशिश करेगी ना मुस्कान तो सही रहेगा। विलंबी, लिंगरिंग की जगह लिख लेना, दीर्घकालीन की जगह विलंबी चुनौतियां एवं उभरती चुनौतियां। ठीक है, कोई आपसे अगर पूछने लगे कि रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो जब आप रूरल डेवलपमेंट की बात करते हो, तो जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम उस एक्शन प्लान को पढ़ते हैं जो कि बनाया गया है, या जिसका फोकस किस बात पे है सादिक, रूरल एरियाज को डेवलप करने पे, रूरल एरिया की ग्रोथ करने पे। और इस एक्शन प्लान में हम दो चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है लिंगरिंग, विलंबी, जो बहुत सालों से चला आ रहा है, और दूसरा है इमर्जिंग। समझ आ गया बेटे, विलंबी और उभरती। मिटा दो बेटे इसको, सबने लिख लिया बेटे? चल नेक्स्ट लिखो बेटे। कशिश यहां तक समझ आ गया बेटे?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्टेट टू, वैसे दो ही दो हैं, लिंगरिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस, दो विलंबी एवं उभरती हुई एक मिनट बेटे, रुक जाना, आप तो लिख लो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले रुक जाना। ग्रामीण विकास में, अब लिखो, ग्रामीण विकास में दो विलंबी एवं उभरती चुनौतियां बताइए। ग्रामीण विकास में दो विलंबी एवं उभरती चुनौतियां बताइए, कि दो विलंबी चुनौतियां कौन सी है? विलंबी मतलब जो सालों साल से चली आ रही है, और उभरती मतलब जो नहीं आई है। दो लिंगरिंग और इमर्जिंग चैलेंज बताने हैं रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, बता दे, लिख लो बेटे। पहले ऐसे लिख लो, वैसे इसका आंसर अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन नोट्स हैं। लिंगरिंग चैलेंजेस कौन से हैं? जो चलते चले आ रहे हैं, लिखवाया था ना अभी, क्या क्या थे? रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन। रूरल मार्केटिंग, ग्रामीण साख, और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ग्रामीण विपणन, ये है विलंबी चुनौतियां। विलंबी चुनौतियां दो हैं। प्रियंका दिमाग खोल के दिख रहा है हमेशा, है ना बच्चे? उभरती चुनौतियां कौन सी हैं? उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, और सेकंड जैविक कृषि। तो मार्केटिंग, अच्छा बता दिया करो यार, मैंने बोला था ना उसे, गलत स्पेलिंग हो तो तुरंत बता दिया करो, टाइप हो जाता है ना कुछ कुछ। इसमें तो ऐसे ही ऑटो करेक्ट नहीं होता, वो वर्ड में तो ऑटो करेक्ट हो जाता है वर्ड अपने आप ही। पता नहीं उस दिन क्या लिखा, रामू लिख गया, तो मैं कुछ लिख रहा तो उसकी जगह रामू, अगर बचेगा भैया रामू क्यों लिखा है आपने, क्या लिख, कुछ लिख रहा था ऐसे। हो गया ये? मुश्किल लग रहा है आपको ये? आगे बढ़े? चलो आगे देखिएगा जरा, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बता दो इसको, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रूरल क्रेडिट इज अ is considered as a lifeline of farming activity. ग्रामीण साख को ग्रामीण साख को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की जीवन रेखा क्यों माना जाता है? क्यों रूरल क्रेडिट को इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है गांवों में? क्यों समझा जाता है? लिखो जरा, दिस इज सो बिकॉज
ऐसा इसलिए बिकॉज देखो मोस्ट फार्मिंग families are poor in India. So लिख लिया है, लिख लिया तो so they produce for subsistence and need credit for further। देखो भारत में अधिकांश कृषक परिवार गरीब हैं, इसलिए वे केवल जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और आगे के निवेश के लिए उन्हें क्या होती है, ऋण की आवश्यकता। आगे बढ़े। तो ज्यादातर जो फैमिलीज होती हैं इंडिया में, वो लोग क्या करते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, तो गरीब होते हैं तो वो लोग उतना ही उगा पाते हैं जितना कि खा पाए। अब वो खा लिए, अब और पैसे कहाँ से आएंगे, बीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो बीजों के लिए पैसे लाने के लिए क्या चाहिए होता है, दोबारा ऋण चाहिए होता है। समझ आ रहा है, कोई घर का बंदा शहर वहर में काम करेगा, वहां से अगर पैसे लाएगा तो फिर उससे क्या चुकाते हैं, वो ऋण चुकाते हैं। लेकिन जनरली जब वो अपना सामान जो बेचते नहीं है, तो बेचते नहीं है कृषि का सामान, तो उनके पास क्या नहीं आता, उतना ज्यादा पैसा उससे नहीं आता, तो फिर उनको जरूरत अगली बार इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अगर उन्हें अगली बार क्या उगाना है, सामान उगाना है। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट लिखो, सेकेंड लिखो। ड्यू टू gestation lag लॉन्ग भी लिख लेना बेटे, gestation से पहले एरो डाल के थोड़ा सा प्लीज। फसलों की बुआई और कटाई के बीच लंबे अंतराल के कारण ये क्या होता है, ये आप थोड़ा एक बार लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। फटाफट लिखो, फिर मैं समझाता हूँ क्या होता है। हो गया। अच्छा, ये क्या होता है बेटे, ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो आप आज कोई किसान है, पहली बात तो वो अगर सब्सिस्टेंस के लिए उगा रहा है तो उसको चाहिए ही दोबारा ऋण, जब तक कि उसके घर से कोई पैसा कमा के ना लाए। जनरली बेटा बेटी जो होते हैं वो बेच देते हैं, जो बाहर काम करते हैं, लेकिन किसी घर में नहीं भी बेचते तो उन्हें ऋण चाहिए होता है। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो माल बेचते हैं और बेच के किसानी से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन उनको भी ऋण चाहिए होता है। उनको ऋण क्यों चाहिए होता है, क्योंकि देखो यार, आज आपने फसल बोई, लेट सपोज अप्रैल में, तो फसल कटेगी कुछ महीनों बाद, लेट से एग्जांपल ले लेते हैं, कटेगी अक्टूबर में। एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, मान लो तो जितना लंबा जो गैप है, इस गैप के बीच में शादियां भी आएंगी, इस गैप के बीच में बीमारी सीमारी भी आएगी। पैसा तो कब आएगा, उनके बाद जब फसल कट के बिकेगी, खूब पैसा, मान लो सही पैसा आएगा, लेकिन स्टिल अगर अच्छा पैसा भी आएगा तो वो कब आएगा, जब फाइनल क्या होगी, फसल। उस बीच में तो उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उस पैसे को लेने के लिए उनको किसका सहारा लेना पड़ता है, किसी से। उस पैसे को लेने के लिए उनको सहारा लेना पड़ता है किसका, उधार का। किसका सहारा लेना पड़ता है, बोलो, उधार। समझ आ रहा है, तो लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया नहीं। हाँ, तो ये जो कटाई और ये बुआई के बीच में क्या होता है, जो लंबा अंतर होता है, इसके लिए उनको किसका सहारा लेना पड़ता है, क्रेडिट का सहारा लेना। समझ आ गया बेटे आपको, आगे लिखो। नेक्स्ट, आगे देखो। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो जरा।
क्लासिफाई, हाँ लिख लो। समय के आधार पे हमें क्रेडिट नीड्स को बांटना है कि किसान जो है वो कितने प्रकार के लोन लेते हैं समय के आधार पर, ठीक है ना। समय अवधि के आधार पर किसानों की ऋण आवश्यकता को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। ऑन द बेसिस ऑफ credit need of farmers can be classified into 3 types which are as, फर्स्ट लिखो जरा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, कम कर दिया मैंने बिल्कुल इसे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट अल्पावधि ऋण। क्वेश्चन लिख लिया हिंदी वालों बच्चों ने, ये लिखो पर 3 प्रकार शॉर्ट टर्म ऋण, इसमें लिखो बेटे, शॉर्ट टर्म पीरियड लिखो, टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना रहता है 6 to 12 मंथ्स। ऑब्जेक्टिव लिख लो इस ऋण का, उद्देश्य क्या रहता है ऋण लेने का, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, टू परचेज इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट लिखो सेकंड, ये समझ आ गया बेटे आपको। अल्पावधि ऋण समय अवधि क्या रहती है इसकी 6 से 12 महीने। इसका उद्देश्य क्या होता है, बीज खरीदना, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे आगतें, इनपुट की जगह लिख लेना बेटे आगतें, ऐसी आगतें खरीदना, आगतें मतलब जिनकी वजह से अब उत्पादन होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अंजलि समझ आ रहा है बेटे, बहुत आसान है बेटे चैप्टर, मीडियम टर्म क्रेडिट। इसमें लिख लो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितना रहेगा इसका टाइम पीरियड, 1 year टू, ऑब्जेक्टिव लिख लो इसका, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इसका, दा एडिशनल लैंड, आगे कोई परमानेंट चेंज कराना है ना, उसके लिए हो सकता, नहीं परमानेंट चेंज यार गलत लिखवा दिया, लिख लिया आपने, ऑब्जेक्टिव लिख लिया, सॉरी इसने लिख लिया वो पार्ट, तो सॉरी यार।
मीन्स यार देखो इसका उद्देश्य वो है द परचेज ऑफ मशीनरी, ये है इसके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि छोटे समय के लिए खरीद रहे हैं ना ये, कंस्ट्रक्शन ऑफ, बस छोटे समय के लिए ले रहे हैं, फेंसेस, digging of wells, ठीक है, ये मीडियम टर्म है, एक मिनट रुकना सर। हो गया, आगे बढ़े बेटे, नेक्स्ट लिखो लॉन्ग टर्म। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बता दो, अमन समझ आ गई, सिंपल है, बता दूं। समय अवधि क्या रहेगी बेटे इसकी, ये बेटे याद कर लेना प्लीज, इनका है ना, ऑब्जेक्टिव जरूर याद कर लेना ये, 5 to 20 years। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, परचेज एडिशनल लैंड, मेकिंग परमानेंट चेंजेस इन लैंड, या तो जो लैंड आपके पास है उसमें आप क्या करना चाहते हो, कोई चेंज करना चाहते हो, या फिर क्या करना चाहते हो, नई लैंड खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए कैसा ऋण लेते हो आप, कैसा क्रेडिट लेते हो, लॉन्ग टर्म। यहाँ तक समझ आ गया बेटे, क्या बेटे, परमानेंट चेंज का मतलब जैसे आपको मान लो कोई उसमें वो बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, जैसे ये लोग रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खेती है यहाँ पे, जहाँ पे तो खेती है तो वहाँ पे आप देखते हो अक्सर करके घर भी बने होते हैं बीच बीच में, खेतों के बीच में, जहाँ पे वो किसान रहेंगे, तो वो एक परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज का मतलब वो घर बनाना आजकल आपको पता ही है कितना महंगा है, एक एक ईंट कितने रुपए की आती है, एक ईंट 13 रुपए की एक ईंट होता है, 6 रुपए की, अरे नहीं, 6 रुपए तो जमाना चला गया बेटे, हाँ हाँ 6 रुपए तो, 6 रुपए तो हमने ही नहीं, 10 रुपए तो हमने ही बनवाई है, हैं, मिट्टी वाली आती होगी नहीं, एक पतली ईंट भी तो आती है, हाँ, उसमें कम मिट्टी लगेगी तो कर सकते हो, लेकिन 6 रुपए की ईंट तो नहीं आती, 6 रुपए की ईंट तो बहुत पहले आया करती थी, ऐसे भी नहीं, 10 साल तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन मतलब हो गया। आगे बेटे आगे, तो ईंट आप बेटे, ईंट जो है वो महंगी आती है, सीमेंट का कट्टा कितना महंगा आता है, और फिर मतलब पैसा बहुत लग जाता है ना, समझ गया, ठीक है, हाँ, तो बेटे तभी छेड़ के आई थी, तो अब जो है ऐसे चेंजेस कराने के लिए, परमानेंट चेंज कराने के लिए आपको कैसा लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म। आगे लिखो बेटे, व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, देख लो, ग्रामीण साख, बेटे ऋण ऋण मत लिखना बेटे आप, साख लिखना हर जगह, हिंदी वाले बच्चे,
कोशिश करना बेटे, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम इसमें ऋण नहीं लिखेंगे बेटे, साख लिखेंगे। आगे बढ़े, देखो फर्स्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सेकंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, संस्थागत एवं गैर संस्थागत, है ना, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आते हैं, जगह है नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए, कहीं छोड़िए थोड़ी बहुत जगह, गैर संस्थागत के लिए 2 4 5 लिख लो, मतलब कौन कौन आते हैं इसमें लिख लो, क्योंकि ना इसके लिए क्या अलग से क्वेश्चन होता है। हाँ, इसमें लिख लो लैंडलॉर्ड्स, कहीं और लिखना है तो कहीं और लिख लो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या क्या आता है, कहीं अगले अगले पॉइंट बना के लिखना है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और ब्रैकेट में लिख लो, आपकी मर्जी है। विलेज ट्रेडर्स, अरे नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है जो, क्या बोलते हैं ये, मतलब पूरे तरीके से, जैसे होता है ना एक प्रॉपर ऑथराइज्ड होते हैं, बैंक्स हो गए, उनका एक प्रॉपर चैनल होता है, तो एक चैनल के थ्रू ना आके कहीं से भी आप अपने दोस्तों से लोन मांग रहे हो। वो देखिए आपने, जैसे एक मूवी है माला माल वीकली, उसमें वो गट्टू को रख देता है, गट्टू उनकी बकरी होती है, ठकुराइन पे रख देता है वो, है ना, ये माला माल वीकली, इसमें वो, आगे लिखो जरा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, क्या, मनी लेंडर्स, ये जो आंटी अभी हमने देखी, ये कौन थी, मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर थी। आगे बढ़े, बोल दो बेटे, चलो आगे देखो जरा, अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं, लिखो, नेम, हाँ अगला क्वेश्चन, सम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ग्रामीण साख के, मैं फिर कह रहा हूं प्रियंका, ये साख लिखना बेटे, है ना, हाँ, ग्रामीण साख के कुछ संस्थागत स्रोतों के नाम बताइए, लिखो जरा इंस्टीट्यूशनल में, सबसे पहले लिखो बेटे, इसमें वो तो लिख लोगे ना कि ये आर एस फॉलोज, ये फलाना, सीधा ही लिखवा रहा हूं मैं, है ना, पहले लिख लो बेटे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, सहकारी ऋण समिति, क्या होती है बेटे सहकारी ऋण समितियां, पता है आपको, हाँ क्या होती है बताओ, ये क्या करती हैं, जैसे वो सुना है आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया ना आपको, क्या होती है, गोकुलधाम कोऑपरेटिव, सुना है आपने, गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, है ना, 1 BHK फ्लैट, इसमें लिखा भी होता है कहीं पे, जब आप जाओ, मतलब हम तो नहीं जा पाएंगे, ये रहा, यहाँ लिखा होता है, लिखा है, क्या लिखा है, गोकुलधाम को ऑपरेटिव हाउसिंग, पाउडर गली, है ना, मुंबई,
नहीं, नाके पे अब्दुल की दुकान है। तो कोऑपरेटिव ग्रेड से ये क्या होता है, अच्छा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जो जिस भी चीज के लिए वो बनी है सब लोग मिलके उसके लिए पैसा जोड़ेंगे और फिर उस काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे अगर हाउसिंग के लिए बनी है तो सब लोग मिलके क्या करेंगे, मिलके पैसा जोड़ेंगे और क्या खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे और फिर उस घर में क्या रहेंगे, सब लोग रहेंगे। जमीन खरीद लेंगे, जमीन पे सब अपने अपने क्या बना लेंगे, फ्लैट्स बना लेंगे। क्योंकि ऐसी क्रेडिट सोसाइटी होती है। क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है, मान लो आप सबको क्या चाहिए, उधार चाहिए। सबको इन द सेंस, सबको नहीं, मतलब समय समय पर उधार चाहिए और एक साथ पैसा चाहिए, तो हम कमेटी खोल लेते हैं। याद है आपको कमेटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी जिंदगी में कभी तो घर में खुली होगी कमेटी। तो वो जो कमेटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है कि आप सब लोग मिलके पैसे इकट्ठा कर लो। सब लोग पैसा मिलके इकट्ठा कर लेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का बताओ, पैसा इकट्ठा करके जो भी पर्सन जिसको भी जरूरत होगी उसको क्या कर देंगे, दे देंगे एक साथ। फिर अगले महीने वो पैसा देगा लेकिन उसको पैसा मिलेगा नहीं, फिर किसी और को मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि इससे जो होता है, जिस पर्सन को जरूरत होती है उस पर्सन को क्या मिल जाता है, जरूरत पे पैसा मिल जाता है। समझा रहे बेटे आपको। हाँ, तो ये होती है कोऑपरेटिव। तो ये आजकल अगर ये रजिस्टर्ड हो जाए, हेलो, अगर ये रजिस्टर्ड हो जाए, अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर ये इंस्टीट्यूशनल सोर्स में नहीं आएगी। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड हो जाए सोसाइटीज एक्ट के तहत तो फिर ये भी क्या बन जाती है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स बन जाती है, एक चैनल के थ्रू एक सोर्स बन जाती है। समझ आ रहे बेटे, नेक्स्ट लिखो बेटे। इंटरेस्ट कमेटी वाले सिस्टम में नहीं लगता, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगता है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक, ठीक है। आगे नेक्स्ट लिख लो। ये लोग भी लोन देते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स है ना। रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। समझ आ गया बेटे, बोलो। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट करता है। वो जो काम आरबीआई के साथ मिलकर करता है वो अदर कमर्शियल बैंक उस लेवल पे नहीं करते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है जितना ज्यादा रूरल क्रेडिट को प्रमोट करता है उतना ज्यादा अदर बैंक्स नहीं करते, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने सीधा सीधा काम दे रखा है कि आप जो अपनी ब्रांचेज है वो कहाँ खोलो। आप देखो बहुत सारे पेंशन धारक के खाते कहाँ खुलते हैं, पेंशन धारकों के खाते स्टेट बैंक में खुलते हैं, एसबीआई में। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको काम दे रखा है कि हमने आपको इतने सारे एम्प्लॉयज दिए हैं, तो आप क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, काम संभालो। सारे कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक जरूरी नहीं, सब कमर्शियल बैंक, जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक जो है वो भी कमर्शियल बैंक है, लेकिन वो तो रूरल क्रेडिट को प्रमोट नहीं करता, वो तो प्राइवेट बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस सब में एक मेजर रोल प्ले करता है, तो इसलिए उसका नाम अलग से दिया गया है और अदर कमर्शियल बैंक्स को एक अलग ग्रुप में रखा गया। समझा रहे हैं आपको, नहीं समझाया, समझाया। नेक्स्ट लिखो। रीजनल रूरल बैंक, अच्छा बहुत सारे बैंक होते हैं ना जो एक क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे एक सुना है आपने ये दिल्ली कोऑपरेटिव, दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक, गए हो कभी इस बैंक की ब्रांच में? 50 फुटे पे है, 50 फुटे पे ही है, छोटी सी ब्रांच है, देखा है। उसके अंदर ऐसे ही विजेंद्र के ऑफिस, मतलब श्री विजेंद्र सिंह जी के ऑफिस के बगल में जो है ना, वो है। तो ये तो यहीं पे ही है खैर। अच्छा ये दरियागंज में, तो ये ना दिल्ली में ही पाएगा आपको, नहीं क्या लगता है, क्या आपको दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक आंध्र प्रदेश में मिलेगा? तो ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। खैर ये रूरल एरिया तो नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारे बैंक होते हैं जो कुछ जगहों पे मिलते हैं।
जैसे एक बैंक है RRB बैंक, इधर रीजनल रूरल बैंक से। इसे बता रखे कितने बैंक है, क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक, पता चल जाएगा ना आपको। जो ऐसे बैंक जो हाँ जैसे ये रहा, ये देखो ये आ रहा, क्या आया, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, पल्लवन ग्राम बैंक, ये सब क्या है, रीजनल रूरल बैंक। यानी ये जो है ये आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा कि सर मेरा खाता कहाँ गया, PGB में पल्लवन ग्राम बैंक, या पल्लवन ग्राम बैंक का खाता यहाँ पे चलेगा। ये केवल कहाँ पे है, जहाँ पे पल्लवन होगा या जो भी जगह का नाम होगा। हाँ ये इनकी ब्रांचेज है, मतलब इंडियन बैंक जो है वो भी कुछ रूरल रीजनल रूरल बैंक चलाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी, PNB भी, और SBI। समझा रहे हैं, अलग अलग बैंक जो है अलग अलग राज्यों में क्या चलाते हैं, अपनी रीजनल रूरल बैंक्स चलाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी चलाता है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे चलाता है, राजस्थान में, बड़ौदा है ना, राजस्थान। समझ आ रहा है आपको, समझ आ गया बेटे, बोलो। तो ये लोग भी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं, और किसका हिस्सा है, इंस्टीट्यूशनल सोर्स का। नेक्स्ट देखो बेटे, फोर्थ, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म लिख लेना बेटे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में से, इंग्लिश में ही लिखना है बेटे, फुल फॉर्म सारी इंग्लिश में लिखा करो। अच्छा बेटे एक चीज ना रह गई थी लिखवानी ना, वो एक दिन मैं लिखवा रहा था, ये बेटे लिख लेना। एक चीज है बेटे, कहीं और लिख लेना, ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। एक बंदा है जिनको क्या कहा जाता था, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, भारतीय योजना के वास्तुकार, किनको कहा जाता था ये, PC महालनोबिस। क्या नाम था इनका, PC महालनोबिस। गोपाल सोना नहीं है बेटे बिल्कुल भी, नींद आ रही होगी, नहीं आ रही? ये लिख लो बेटे आप, ओए मैं डर गया भाई यार रोके भाई, समझा भाई, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन, एक कॉपी नहीं होगा, लिख लो बेटे इस बात को। ये ना कहीं, क्योंकि ना ये याद आ गया मुझे, इस वजह से अभी लिखवा दूं। ये रह गया था एक दिन, ये चैप्टर है 19 इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का, अब लिख लो इस बात को। PC Mahalanobis was a well-known statistician and the architect of planning in India। ठीक है शुभम, पक्का, अच्छा आगे बढ़े, आगे देखो बेटे, बता दो इसको। नाबार्ड तो मैं लिखवा रहा हूँ, ये PC महालनोबिस की लाइन, ये कहीं ऊपर लिखना, ऊपर कहीं है ना ये अलग से, 1950 टू 1990। फटाफट करो बेटे, बस फिर खत्म होने वाला चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, लगभग आधे से ज्यादा हो गए हैं। एक रह गया एम्प्लॉयमेंट, फिर एक और वो एक इम्पोर्टेंट है, वो क्या नाम है, इंडो पाक चाइना वाला, वो रह जाएगा बस, हाफ ईयरली में नहीं आ रहा। अच्छा एनवायरमेंट वाला भी रह जाएगा, दो चैप्टर रह जाएंगे, दोनों करा दूंगा एक ही दिन में बुला के ना, टेंशन नहीं लो, सिलेबस को पीछे नहीं रखूंगा मैं। आगे बढ़े, मिटा दूँ ये,
हर्ष, बच्चे पीछे रह जाए तो रह जाए, मैं पीछे नहीं रखने वाला। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, लिख लो बेटे, इसका लिख लिया आपने? थोड़ा नाबार्ड के अंदर लिख लो बेटे, ये ना, हाँ इसके अंदर लिख लो बेटे थोड़ा सा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसमें लिखो सेटअप इन 90, स्थापना कब हुई थी? आगे लिखो, 1982 में स्थापित हुआ था। और लिख लो, एपेक्स फंडिंग एजेंसी इन इनोवेटिव 4। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने के लिए शीर्ष एजेंसी, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए, साख प्रदान करने के लिए शीर्ष एजेंसी। ये वित्त पोषण मत लिखना बेटे, वित्त पोषण मत लिखना, बस वित्त पोषण हटा के बाकी सब सही है। ठीक है, वित्त पोषण एजेंसी हो गया, डन। चल अभी नाबार्ड के फंक्शन भी लिखेंगे, डन। देखो जी, नेक्स्ट लिखो, हो गया ये, लिखो अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ, अच्छा नाबार्ड क्या है? सबसे टॉप की एजेंसी है ना, टॉप की मतलब जो टॉप लेवल पे काम करती है, एपेक्स बोलते हैं शीर्ष, उससे ऊपर रूरल क्रेडिट में कोई नहीं। यानी ये जो सारे जो बैंक्स आते हैं ना, जो रूरल, हेलो, जो रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, रूरल एरियाज में जितने बैंक क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? नाबार्ड। ठीक है, जो भी ये बैंक है जिनका काम क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करना, इन सब के जो ऊपर है वो है नाबार्ड। नाबार्ड के ऊपर कौन है? नाबार्ड के ऊपर है आरबीआई। कौन है नाबार्ड के ऊपर? आरबीआई। समझ आ रहे हैं? लिखो बेटे, कब सेटअप हुआ था ये? 1982। लिखो जरा आंसर इसमें, क्या क्या फंक्शन है, सीधा लिखवा रहा हूँ मैं, ये नहीं लिखवा रहा फंक्शन ऑफ नाबार्ड आ रहा है फॉलोज, सीधा ही लिखवा, लिखो। हम्म, अभी लेके आ जाते हैं बेटे। क्या? हाँ, क्या हुआ बताओ, जाना कोई बात नहीं, आगे लिखो, नेक्स्ट, टू मेंटेन लाइजन, संपर्क, संपर्क साधना, संपर्क बनाए रखना किससे? विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
state government and other institutions concerned with policy formulation। ठीक है, जो जो पॉलिसीज बनाते हैं ना, उन सब से मतलब क्रेडिट रिलेटेड पॉलिसीज जो भी बनाते हैं, आप पहले लिख लो फिर बात करते हैं। जो भी क्या करते हैं बेटे, क्रेडिट पॉलिसीज बनाती हैं इंस्टीट्यूशंस, उन सब से बातचीत रखना कि लगातार स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना कि आप ऐसे फैसले लीजिए जिससे रूरल जो है, रूरल एरियाज में क्रेडिट की जो पहुंच है वो आसान हो। लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में बात करना कि आप ऐसे फैसले लीजिए जिससे रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख देना है, जो क्रेडिट की फैसिलिटीज है वो इजी हो लोगों को। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आजकल आ गया है ना, तो किसान क्रेडिट कार्ड ये भारत सरकार से नाबार्ड ने काफी बातचीत करी होगी, संपर्क साधा होगा कि आप इन लोगों को क्या दो अभिषेक, क्रेडिट कार्ड दो, जिससे क्या कर सके, बीज खरीद सके, ये सब खरीद सके, जिससे इनका बिजनेस बढ़ सके। है लाइसेंस मतलब संपर्क, समझा रहे? हाँ, तो ऐसे संपर्क बनाए रखना, ये जो होता है आ, ये काम होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अरे पैसे देता है, पता है ना आपको, ये पैसे भी देता है, ये छोटे छोटे बैंक्स को पैसे देता है। छोटे छोटे बैंक्स आगे क्या करते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, तो जिन उनका ये ध्यान भी रखता है टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय इट, जो जो प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए हैं उसका ध्यान रखना। और सर्व एज एन, ये लिखवाया था ना अभी, एपेक्स एजेंसी क्या लिखवाया था, सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी, मतलब ये सबसे टॉप पे रहती है पैसा देने में बैंक्स को। किस चीज के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। ठीक है, चार फंक्शन है किसके, नाबार्ड। समझ आ गए बेटे? फटाफट लिखो बेटे। एक्स कहाँ बोलो है, एक्सप्लेन द मल्टी एजेंसी सिस्टम ऑफ रूरल बैंकिंग। ठीक है, ग्रामीण बैंकिंग की बहु एजेंसी प्रणाली की व्याख्या करें। लिखो जरा, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो संस्थागत ढांचा है इसका, जो ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो संस्थागत संरचना है, उसी को क्या कहते हैं, बहु एजेंसी प्रणाली। मल्टी की जगह बहु लिख लेना, बहु एजेंसी प्रणाली। ठीक है, कितनी एजेंसी आती है इसमें बताओ, अभी पढ़ा था ना हमने, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में कितनी थी, चार। कौन कौन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और एक और बच गया, हाँ,
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, लिख लो। इट इंक्लूड्स फॉर एजेंसीज। नाबार्ड तो इन सब पे एक तरीके का प्रिंसिपल हो गया ना। एजेंसीज कौन कौन सी है? एजेंसीज मतलब उसके अंदर अंडर कौन काम करती है? कमर्शियल बैंक्स, सेकंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इसमें 4 एजेंसियां शामिल हैं। कौन कौन सी 4 एजेंसियां शामिल है, लिख लो। रीजनल रूरल बैंक्स, और ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। क्या बेटे, भर लाए? कितने रुपए लिए? कल 10 रुपए जमा थे ना। हो गया सादिक, समझ आ गया बेटी? हाँ, मल्टी एजेंसी सिस्टम क्या होता है? जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है रूरल बैंकिंग का, उसी को क्या कहते हैं हम? मल्टी एजेंसी सिस्टम, बहु एजेंसी प्रणाली। कितने एजेंसी है इसके अंदर? 4। कौन कौन सी? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। याद रहेगा बेटी? पक्का? सारा याद भी कराऊंगा मैं आपको, ये नहीं है सारा मैं रटवाऊंगा भी आपको। चल, आज वो दिन नहीं है, समझ आ गई आपको? आज समझने का दिन है। हटा दो इसको, आपको समझ आ रहा है? लिखो नेक्स्ट। कुदम श्री कुटुम ये नहीं, बाद में। अच्छा, ये कुदुम श्री एक बैंक था बेटे, केरल में स्टार्ट हुआ था 1995 में। ऐसे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, ये ऐसे नोट लिख लो, नोट। नोट ही लिखना बेटे हिंदी में भी, लिख लो। कुदुम्ब, कुदुम्ब, रुक जा बेटे, अभी स्पेलिंग थोड़ी। कुदुम्बश्री, द पुअर विमेन्स बैंक। कुदुम्बश्री एक बैंक था गरीब महिलाओं का। वॉज, मतलब बैंक क्या था, इन्होंने अपने आपस में एक सोसाइटी सी खोल ली थी, उसी को बैंक बोल दिया है। इसमें 1995 इन केरला, दिखाइयो। नाबार्ड वाले पेज पे देख बेटे, मिलेगा लेफ्ट में, ठीक है? लिख ले बेटे, इसी में से लिख ले बेटे, मिल गया तो लिख ले बेटे, इसी में से लिख ले, ये भी तो सही है। इट एनकरेज सेविंग हैबिट्स इन वुमेन, ठीक है? एनकरेज, एनकरेज मतलब एनकरेज किया, एनकरेज भी आ सकता है ऐसे, ठीक है? और एक टाइम पे उन्होंने कितने रुपए जमा कर लिए थे? 1 करोड़। कितने रुपए जमा कर लिए थे? 1 करोड़। एशिया का ये एक टाइम पे लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक था। ये सोसाइटी थी, मतलब ये बैंक नहीं था, सोसाइटी थी। उन्होंने खुद की सोसाइटी को, जैसे वो होता है नहीं अकाउंट से बढ़ते हैं रमेश एंड कंपनी, तो रमेश एंड कंपनी बोलने से कंपनी बन जाता है क्या? कंपनी तो आपको पता ही है, आरओसी के पास जाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ऐसी कंपनी बन जाएगी। लेकिन लिख देते हैं रमेश एंड कंपनी, है ना? तो वही बात है, तो उन्होंने बैंक लिख दिया अपने आप को। हालांकि ऐसे लिख तो नहीं सकते थे बैंक, लेकिन स्टिल, समझ आ गया आपको? आगे लिख लेते। अच्छा, आरबीआई कब सेटअप हुआ था?
लिखवाया मैंने आपको? नहीं लिखवाया? ये लिख लो कहीं। कहीं ऊपर लिख लो, ये आरबीआई कब सेटअप हुआ। ठीक है, April 1, 19। जब तो अंग्रेज थे है ना, तो ये इंडिया का बैंक कब बना, देश का राष्ट्रीय बैंक कब बना, तो लिख लो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई स्थापित हुआ 1935, 1 अप्रैल 1935, और इसका राष्ट्रीयकरण लिख लो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, राष्ट्रीयकरण। नोट में ही लिखते चले जाओ या कहीं इधर उधर लिख लो। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब हुआ था? 1949। किसान क्रेडिट कार्ड तो पता होगा ना आपको, इसमें क्या मिलते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। क्या मिलते हैं? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। क्या खरीद सकते हैं उसे? बीज, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं, है ना। आगे लिखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल मार्केट। अच्छा, एक इसमें ना एक काम करना, 1.5 पेज छोड़ देना लगभग रूरल बैंकिंग के लिए। रूरल बैंकिंग के लिए भी एक 1.25 पेज छोड़ देना, 1.5 पेज, तो मैं आपको कराऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले आप आगे करो। 1.5 पेज छोड़ के चलना बीच में, ठीक है ना। आगे करो। है, हाँ हाँ, 1.5, एक और आधा, इसमें क्या कितना, इसमें भी पूरा माप ही मांग रहा है बिल्कुल ही। इसका रीजन है कि मैं अभी क्यों करा रहा हूँ, आप करो फिर उसके बाद। क्योंकि अभी क्या है ना कि ताजे ताजे हो ना आप, तो फटाफट खत्म हो जाएगा आगे के चैप्टर, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आगे कुछ भी, रूरल बैंकिंग बस एक है जो थोड़ा है, बाकी तो तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा, तो फटाफट खत्म। फिर उसके बाद क्या है कि लास्ट में थोड़ा रूरल बैंकिंग पर आराम से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस यही पता है फिर कि बस रूरल बैंकिंग ही तो है कि नहीं है। उसमें 2 ही क्वेश्चन छोटे छोटे से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इतने हैं कि वो वही आएंगे इस चैप्टर। उसको मैं ऐसे ही नहीं उड़ाना चाहता, ठीक है ना। जब वो कराऊंगा तो पूरा फोकस से, अगर आज नहीं भी हो पाया तो भले से उसको किसी और क्लास के बीच में कर लेंगे, 10 15 20 मिनट डाल के, ठीक है ना। ये वाली बात है, उसके लिए छोड़ दो जरा सही से देख। आगे लिखो। आगे जनरल जनरल से है ना, ये आपको समझ आते जाएंगे, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं। देखो जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कृषि विपणन को समझाइए। क्या हो गया प्रियंका, क्या हो गया बेटे, क्या हो गया है? पानी ले लो, पानी दे देना बेटे, पानी भर रहे हैं बेटे, धीरे धीरे लिखो। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पता है आपको? बच्चे तो मार्केटिंग सेल्स को ही समझ लेते हैं, नहीं? यही तो हमारे में कमी है। कॉमर्स वाले को भी हम मार्केटिंग, कॉमर्स वाले होके भी, या कोई बच्चा आर्ट्स का ही बैठो तो भी मार्केटिंग हम गलत समझते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादातर बच्चों को नहीं, क्या आपको क्या पता है नहीं मार्केटिंग का मतलब? माल को प्रचार करना, ये मार्केटिंग। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि मार्केटिंग मतलब प्रचार करना, एडवर्टीजमेंट करना। कुछ लोग कह सकते हैं कि बेचना, लेकिन असल में मार्केटिंग ही नहीं होता। असल में मार्केटिंग शुरू होती है कहाँ से? मार्केटिंग शुरू होती है, शुरू नहीं, शुरू कंज्यूमर की नीड को पहचानने से। कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर की जरूरत क्या है, वहां से पहचानने से लेकर अंत तक, मतलब आफ्टर सेल सर्विस तक जो पूरा प्रोसेस होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केटिंग। पूरा ये सेल्स, सेल्स तो मार्केटिंग का एक हिस्सा है, एडवर्टीजमेंट तो मार्केटिंग का एक हिस्सा है, मार्केटिंग तो पूरी मार्केटिंग होती है। समझा रहे कभी हम? तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, लिखो जरा। इट इज द सम
total of all the processes such as सबको एक साथ अगर वो कर दे तो क्या बोलेंगे हम कि ये मार्केटिंग है। पहले लिखो गैदरिंग, प्रोड्यूस को क्या करना, आफ्टर हार्वेस्टिंग, सेकंड प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वो करते हैं ना, गेहूं अलग कर लिए उससे दानों से, मतलब क्या होते हैं छिलकों से। प्रसंस्करण, कटाई के बाद इकट्ठा करना उपज को, प्रसंस्करण करना। आगे ग्रेडिंग द प्रोड्यूस एज पर अरे इट्स क्वालिटी। ये बॉटल की ना बेटे कैप लगा देना। नेक्स्ट पैकेजिंग, नेक्स्ट स्टोरिंग और लास्ट सेलिंग। समझ आ रहा है बेटे आपको? बोलो सेलिंग। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें मार्केटिंग में बताओ। सबसे पहले काटना प्रोड्यूस को, उसके बाद उसे प्रोसेस करना, उस पर ग्रेड मतलब अच्छे को अलग कर लेना, खराब को अलग कर लेना, फिर उसको पैक करना, फिर उसको स्टोर करना और सही समय आने पे उसको चेप और बेच देना। समझ आ रहा है बेटा? दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केटिंग। वरुण समझ आ गया बेटे? यहाँ तक कोई समस्या? मोक्ष समझ आ रहे हैं? कशिश फ्रेंड का उसका आगे लिखो। और भी समझ आ गया आपको? अंजलि फटाफट। गोपाल समझ आ रहे हैं बेटे? मुश्किल है बस ये 2 मिनट रुक जाओ। आगे बढ़े, उतार लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे देखिएगा क्या। मेरे को बहुत गुस्सा है, ऐसे कैसे किसी का यार, बहुत गलत है यार। जिस दिन हमारे साथ होगा ना सब भूल जाएंगे हम। एक रिकॉर्डिंग ऑन है, मुझे इस बात का वो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो भगवान ने करना है वो तो करने। लिखो एक्सप्लेन। यार घर बनाने में ना यार किसी का यार जीवन चला जाता है। मुझे पता है, हम किराए पे रहते थे ना, वहां से घर बनाया ना हमने, तो कैसे बनाया है, सब कुछ बेच बाच के। सोच कल को कोई आके घर तोड़ जाए यार, कैसा लगेगा यार। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते, कुछ किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। बस घर तोड़ दिया बस कल आके। हैं? कुछ भी नहीं, ये देखो ना, दिखाओ आपको। पढ़ लेते हैं पहले, बाद में दिखाऊंगा। देखो हैं, रोज हो गया आप उन बच्चों की बातें सुन के। कह रहे मेरे बोर्ड की एग्जाम्स हैं और आज ही हमारा घर तोड़ दिया, ना हमें नोटिस दिया ना कुछ दिया, ऐसे ही तोड़ दिया। सरकारी जमीन कहाँ से हो गई भाई? सरकार की, सरकार कहाँ की है? इंडिया की है सरकार। है फिर यार, 50 साल से रह रहे हैं लोग, ये कि कल के आगे बसे हैं। 50 साल से लोग रह रहे हैं, तुमने बिजली बिल दे रखा है, वहां का पासपोर्ट है लोगों के पास। तुमने पासपोर्ट भी बनाया भाई, जब इलीगल जमीन है तो पासपोर्ट भी बना रहे हो, तुम आधार कार्ड भी बना रहे हो, तुम सब कुछ, बिजली बिल भी दे रहे हो, पानी बिल भी, हाउस टैक्स भी ले रहे हो। टैक्स लेने के लिए तो हाउस टैक्स भी ले रहे हो, फिर उसी घर को तोड़ रहे हो। हैं? छोड़ेंगे और कैसे। चलो आगे लिखो बेटे। डिस्ट्रेस सेल, इट रेफर्स टू अ situation when the
farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvest, even the prices are low. ठीक है, डिस्ट्रेस सेल को क्या लिखते हैं बेटे? आपात बिक्री, है ना? आपात बिक्री, आपात बिक्री क्या होती है, पढ़ लो। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब किसान फसल के तुरंत बाद अपनी उपज को बेचने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर होते हैं, भले ही कीमत क्या हो, कम हो। ठीक है, यहाँ कॉमा आ जाएगा, इवन द, आगे लिख लो बेटे, इसमें लिख लो रीजंस। रीजंस देखो, फर्स्ट फार्मर्स नीड कैश पे ऑफ देयर डेट्स, आगे लैक स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, कभी कभी उन्हें क्या होता है, तुरंत जरूरत पड़ जाती है ना, किसी के घर में कोई दिक्कत आ गई, किसी के घर पे सरकार आ गई, तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, फसलें बेचनी पड़ेगी। समझ आ रहे बेटे आप? क्योंकि चाहे प्राइसेस कम भी हो, समझ आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए अब, कैश। आगे बढ़े, आगे लिखो जरा। सरकार ने अब क्या करा है मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या करा है, खत्म हो गया बेटे, बंद कर दो इसे, मतलब हटा दो, यहाँ तक लिख लिया बेटे सबने? क्या होता है डिस्ट्रेस सेल, सबको पता चल गया ना? तुरंत ही सरकार क्या कर देती है, सरकार का तुरंत ही जो फार्मर है वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें कैश की जरूरत पड़ जाती है। आगे लिखो, मेजर्स इनिशिएटेड बाय द इम्प्रूव गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं सरकार को विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिए, देखो जरा इसमें। सरकार ने क्या चलाई, सबसे पहले नियमित मंडियां, नियमित मंडियां, रेगुलेटेड मार्केट, ये मार्केट बन गया ना, आजादपुर मंडी, है ना? तो ऐसी जगहों पे सर जो फार्मर से आप क्या बेच सकते हैं, आके अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। गाँव में कहाँ बेचते हैं ना, तो ऐसे शहरों में क्या बना दी शादी के इन्होंने, मंडी। क्या बना दी ओम जी, मंडी। समझ आ रहा है आपको? जिसको रेगुलेट भी करा जाता है, रोज इनके दाम आते हैं, नहीं कि आज मंडी में टमाटर इतने रुपए बिकेगा, वो बात और है कि बीच में कोई कमीशन खा जाए तो वैसे है, लेकिन स्टिल आज भी काफी किसानों को इससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। समझ भी आ रहा है आपको? नियमित मंडियां बना दी, और क्या करा सरकार ने, क्या बना दिए, नेक्स्ट देखो, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और सच एज सच एज रोड्स, बेहतर रोड प्रदान कराए सरकार ने, रेलवेज,
अब देखो पहाड़ों में बहुत सारे अब वो चल गए हैं, जो पहाड़ी बच्चे होंगे यहाँ पे, कोई अगर है पहाड़ से तो है कोई। दूसरे बैचेस में तो भरे पड़े हैं हमारे पहाड़ी। उसमें वो लोग अब इजीली बस से जा पाते हैं। पहले उन गांवों तक पहुंचना क्या नहीं था, उतना पॉसिबल नहीं था, तो खेती तो वहां पे भी होती है, तो वहां से सामान यहाँ तक आना ये भी मतलब मुश्किल होता था पहले। कश्मीर में वो आज पुल बन रहा है अब, चेनाब नदी पे मेरे ख्याल से, है ना? चेनाब नदी पे बन रहा है ना अब, पुल बन रहा है नया। बता देना रिकॉर्डिंग हो रही है कुछ गलत हो तो। पुल बन रहा है, हाईएस्ट सबसे ऊंचा पुल विश्व का वो जो बन रहा है। तो ये ऐसे रोड्स, रेलवे, ये सब सरकार ने प्रोवाइड कराए हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, सहकारी कृषि विपणन समितियां, ये भी सरकार ने बनवाई हैं। इससे क्या होता है, ये वही आपको पता है, जो लोग सीधा कहाँ नहीं बेच सकते, मंडियों में जाके सामान नहीं बेच सकते, वो लोग क्या करते हैं मनु, वो लोग बच्चे ऐसी मार्केटिंग सोसाइटीज को क्या बेच देते हैं, सामान। फिर ये लोग, ये जो सोसाइटीज होती हैं, ये डायरेक्ट बात करती हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, बड़ी बड़ी मंडियों से, वहां फिर ये लोग अपना सामान बेच देते हैं। समझ आ रहे बेटे आपको? तो जो लोग सीधा मंडी तक नहीं आ सकते, वो लोग इन सोसाइटीज पे क्या कर सकते हैं, अपना माल बेच सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। सरकार ने नीतिगत उपाय करे। नीतिगत उपाय, तीन नीतिगत उपाय हैं। नीतिगत उपाय है बेटे, नीति उपकरण नहीं है, नीतिगत उपाय। इसमें लिख लो, सबसे पहले सरकार क्या लेके आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। सेकंड, ये करके न्यूनतम समर्थन कीमत। बी, सरकार ने क्या बनाया इसके लिए, सरकार अब किसानों से खुद माल खरीदती है ना, और क्या किसके लिए खरीदती है, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ताकि बफर स्टॉक का क्या कर सके, मेंटेनेंस कर सके, बफर स्टॉक का रख रखाव कर सके। समझ आ रहा है? और नेक्स्ट, ग सी, सी क्या है और क्या कराया इसमें सरकार ने, लिख लो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस, राशन की दुकान है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन्हें बोलते हैं राशन की दुकानें। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने नियमित मंडियां, रेगुलेटेड मार्केट्स प्रोवाइड कराई, अच्छे रोड्स, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, सरकारी वेयर हाउस, सरकारी कोल्ड स्टोरेज भी होते हैं, लेकिन वो जल्दी भर जाते हैं। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, सरकार ने सोसाइटीज बनवाई जहाँ पे गांव के लोग क्या कर सकते हैं, आकर क्या बेच सकते हैं, माल बेच सकते हैं, वे लोग फिर आगे बेचेंगे। और सरकार ने क्या करा, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, तीन नीतिगत उपाय अपनाए। पहला एमएसपी, दूसरा इससे भी तो सामान बिकेगा ना, एमएसपी की वजह से तो खरीदना ही पड़ेगा, बफर स्टॉक के लिए भी सरकार सामान खरीद लेती है, और राशन की दुकान में बेचने के लिए भी क्या करती है सरकार, सरकार सामान। तो इससे भी क्या हो रहा है, किसानों को फायदा ही हो रहा है। नहीं समझ आ रहा? नेक्स्ट देखो बेटे, आगे। अच्छा, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, ये क्या होते हैं बेटे, लिख लो, बस हो गया खत्म।
आगे बढ़े। थकना नहीं है बेटे बिल्कुल भी, है ना। बस ये सोचो कि आप इसको 3-4 दिन आपको आना पड़ता है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, है कि नहीं। अभी एक दिन आए और चैप्टर क्या हो जाएगा। अल्टीमेटली रोज आते हो तो उद्देश्य तो पढ़ना ही आपका भी है, एक ही दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। नहीं, ऐसी चीजों पे थकते नहीं है, ठीक है। क्या, पेन, शाबाश। और किसी को पेन चाहिए तो खत्म हो गया भैया, भैया तो है बेटे। ये लो। अरे सिंपल कैच मिस, सिंपल कैच, कम ऑन। आगे लिखो, देखो जरा, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अरे ऑफ हो। ये क्या है बेटे ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। ये जैसे सिंपल है, इसमें मैं समझा देता हूँ आपको, ये कुछ है नहीं। ये क्या है कि आजकल क्या है ना, अब सिर्फ सरकार सरकार सरकार, अकेली सरकार क्या करेगी जब तक लोग आगे से क्या नहीं करेंगे, कदम नहीं उठाएंगे। तो किसानों को भी क्या करनी पड़े, सॉरी, जो कंपनीज है उन्होंने भी क्या उठाए, किसानों की मदद करने के लिए क्या उठाए, कदम उठाए। जैसे कुछ बाजार जिन्होंने बताया, अपनी मंडी, बिग बाजार, आथू और रायथू बाजार, सॉरी, उझावर सैंडीज। तो रायथू बाजार, उझावर सैंडीज, बिग बाजार, ये सब जो है ऐसी कंपनीज हैं जो, बिग बाजार तो खैर अब बंद हो गया, लेकिन दिवालिया हो गया ना। ऐसी कंपनीज थी या हैं कुछ अभी, जो डायरेक्टली क्या करती हैं, किसानों से माल लाती हैं और क्या करती हैं, लोगों को तक पहुंचाती हैं। तो सरकार तो उनसे माल खरीद ही रही है, लेकिन ये जो है ये लोग भी क्या कर रहे हैं, अब किसानों से माल खरीद रहे हैं और किसानों को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं, यानी सरकार जो किसान है वो मंडी में जाके तो बेच सकते हैं, लेकिन इन तक भी क्या पहुंचा सकते हैं, वो अपना सामान पहुंचा सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, वो नई ऐप आई है जेप्टो, ग्रोसरी डिलीवरीज इन 10 मिनट, है ना। तो जेप्टो भी क्या करती है, फ्रेश फार्म्स जो होती है, जो सब्जियां बचाती है। एक वो आई है, क्या नाम है उसका, ब्लिंकिट, सब्जियां वब्जियां तो मेरे ख्याल से देती है। बिग बास्केट है, amazon फ्रेश, amazon फ्रेश, amazon फ्रेश काफी, वो कंट्री डिलाइट तो है ही। मेरे तो बिल्कुल खराब एक्सपीरियंस हो गया, अब कंट्री डिलाइट से पहले बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, अब तो खराब आम आए बिल्कुल। मैंने तो मांगा, रिफंड दे ही नहीं रही, अब कंप्यूटर को कंज्यूमर कोर्ट में डाल दिया मैंने। क्या करूँ फिर, 60 रुपए क्या, नहीं अभी तो डाल, अभी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे डाली है, अब धीरे धीरे वो आगे देखेंगे। 15 दिन, 45 दिन का उनका टाइम होता है, 10-12 दिन होता है। नहीं उसमें क्या है, तो करना ही है भाई, गलती कॉल हो जाती है 1 मिनट में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, कुछ भी आपके साथ गलत हो तो बोल दो, खुद ही अपने आप सब कुछ पूछेंगे, आप बताते हो, खुद ही फॉर्म भर दो। आगे देखो, तो ये जो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल से ये भी क्या कर रहे हैं, आज किसानों की क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। हर समझ आ रहा है आपको ये। चल नेक्स्ट लिखो जरा, इसमें लिख लो बस एग्जांपल्स की, ये ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स लिख लो, दीज आर ऑल्सो अरे, ये भी चूहे हैं, दीज आर ऑल्सो अ रे ऑफ होप, और है ना। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, रायथू बाजार, अपनी मंडी, उझावर, सैंडीज, ठीक है। ये सब इनके एग्जांपल्स। रिलायंस फ्रेश भी डाल सकते हो आप, है ना। रिलायंस फ्रेश में भी तो उतरती है सुबह सुबह सब्जियां, नहीं उतरती।
यहाँ का तो बंद हो गया रिलायंस फ्रेश, है ना? है जियो मार्ट कर दिया रिलायंस फ्रेश। चलो आगे बढ़े बेटे, चले आगे देखिएगा जरा। हटा दूं, बिठा दो इसको, फटाफट लिखो बेटे। एक हिस्सा तो लिंगरिंग का बस हो गया लगभग। अब हमें इमर्जिंग चैलेंजेस पढ़ते हैं। इमर्जिंग तो बहुत छोटा सा है ना, इमर्जिंग में ये है, नाम है बस एक। इस पेज पे पूरा का पूरा सिर्फ है एनिमल हस्बेंड्री, जिसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग, खत्म। ये पेज में कुछ भी नहीं पढ़ना। फिशरीज, इस पेज में कुछ भी नहीं पढ़ना। एक ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है बस, और एक तनवा पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में बस एक पढ़ना है गोल्डन रेवोल्यूशन, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पॉइंट पढ़ना है, मतलब सिर्फ नाम बस। 10 मिनट और मुश्किल से करो। आगे बढ़े, आगे देखो बेटे, नेक्स्ट। नहीं नहीं, हटा दूं। आगे देखो, चलो लिखो जरा बेटे, लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अभी, या टॉपिक या क्वेश्चन ही लिख लो, हटाओ क्वेश्चन। एक्सप्लेन, हाँ अंगूठा अभी करो बेटे। उन्होंने भैया पेन, भैया ये लो बेटे, देख भाई, चल भाई, मैं आप ना बेटे पेन की दुकान जो है चला, और किसको चाहिए एक ही बार बता दो बेटे पेन, किस किस का पेन हो रहा है। ये तो बढ़िया बात है, आपके पेन खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आज हमने काफी मेहनत कर ली। और चाहिए किसी को एडवांस में ही? हाँ शादी की रहा जान, पूछना पड़ता है ना बार बार। ये लो, पकड़ लोगे? और किसी को चाहिए तो बता देना बेटे, शर्माना नहीं है। आप बस ये लेकिन लिखना मत छोड़ना, ठीक है ना? हाँ, कहीं पेन के कारण आप छोड़ो, खत्म हो गया पेन, अब नहीं, अब तो भगवान भी यही चाह रहा है कि मैं ना लिखूं ऐसे करके। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, आगे लिखो। इट रेफर्स टू, आगे चल रहा है पेन। इट रेफर्स टू द reallocation of some of farms activities some of farms resources, sorry, some of farms resources into new activities which reduces risk of ठीक है। क्या होता है बेटे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, कि आप जो है अपने रिसोर्सेज को किसी ऐसे काम में लगा रहे हो, मतलब खेती से हटके, जैसे आप जमीन को जो है खेती में ना लगा के आप किसी और चीज में लगा रहे हो। लाइक आपने उससे फसल ना उगा के बागवानी कर ली, या उस पे बी कीपिंग समझते हो, मधुमक्खी पालन, वो कर लिया। या उस पर क्या करा, क्या बोलते हैं, मछली पाल ली। मछली पालन भी होता है ना, लोग अपना आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लेते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के वहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे क्या हो, वहां पे मछलियां पैदा हो। समझ आ रहा है उत्कर्ष से? तो इन सब कामों में आप क्या कर सकते हो, लैंड का यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको मार्केट रिस्क जो है कम हो जाएगा। नॉर्मली आपको डर लगता है कि भैया कहीं ना ऐसा ना हो जाए
कि हमारी जो फसलें हैं वो क्या हो जाए, फसलें जो खराब हो जाए। क्योंकि आज भी आप देखो ये जो इंडिया के जो काफी मतलब सारे तो किसान नहीं, आज सिंचाई सुविधाएं काफी विस्तार हुआ है सरकार की उससे, लेकिन स्टिल अभी भी काफी ऐसे एरियाज इंडिया में हैं जो बारिश पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है प्रियंका? बारिश। समझ आ रहे बेटे आपको? हाँ। तो आज भी वो एरिया जो है वहां तक पहुंचा नहीं है। बारिश अगर नहीं हुई, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश कम हो गई, तो क्रॉप जो है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो क्रॉप्स खराब हो जाती है तो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इस रिस्क से बचने के लिए सरकार सॉरी ये क्या बोलते हैं किसान जो एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम क्या नाम दे देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधीकरण। क्या कर रहे हैं? कृषि विविधीकरण। समझ आ रहे हैं बेटे आपको? नेक्स्ट लिखो। कोई दिक्कत? लिखो इसी में लिखो बेटे, डाइवर्सिफिकेशन हैज टू एस्पेक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? इसी में लिखेंगे बेटे आगे, डाइवर्सिफिकेशन के कितने पहलू होते हैं? लिखो दो। फर्स्ट, कैसे आप उसी में लिखना है क्वेश्चन में, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सेकंड, पेन चाहिए? मैं कह रहा हूं एक ही बार बता दो बेटे जिस पर लग रहा है थोड़ा। और नेक्स्ट, या तो क्रॉप दूसरी उगा लो, ये भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, या फिर डाइवर्सिफिकेशन के आप क्या कर लो, काम ही दूसरा कर लो। मतलब जैसे एक होता है डाइवर्सिफिकेशन कि आपने गेहूं की जगह चावल उगा लिए, ये भी डाइवर्सिफिकेशन है। एक होता है कि आपने गेहूं चावल छोड़ छाड़ के घास उगाई और वहां पे आप पशुपालन कर रहे हो, तो ये गाय चरा रहे हो, गैया चरा रहे हो, है ना, तो वो दूध बेचने का काम शुरू कर दिया, तो काम ही अलग हो गया। तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही अलग हो गई आपकी। समझ आ रहा है आपको? जो काम कर रहे हो, तो कृषि में दो प्रकार से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, दो प्रकार से आप क्या कर सकते हो, विविधीकरण कर सकते हो। पहला क्रॉप प्रोडक्शन से और दूसरा प्रोडक्टिव एक्टिविटी से। समझ आ रहे बेटे आपको? नेक्स्ट लिखो फटाफट से। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या करोगे आप एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पे जाओगे, और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आप क्या करोगे, अपना काम ही क्या कर दोगे, बदल। समझ आ रहे बेटे आपको? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे बेटे। लिखो फटाफट से लिखो बेटे। दो और चलो, अब 1 मिनट इधर हो गया, तो 2:35 तक अब दे दो बस। अब वो मत करो। हाँ, आपने थोड़ा टाइम वेस्ट किया। 2:35 जो है वो दे दो फटाफट। देखो चाय के साथ बिस्किट भी मिलेगा सबको, और भी कुछ हो तो मुझे बताते रहो एक बार। फटाफट लिखो। देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, इमर्जिंग चैलेंजेस। इमर्जिंग चैलेंजेस, उभरती चुनौतियां। उभरती चुनौतियां, इसमें पहली उभरती चुनौती लिखो। अब क्वेश्चन आंसर नहीं, सीधे टॉपिक टॉपिक लिखवा रहा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में? लिख लो। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब अभी हमने बात करी ना कि अलग अलग प्रकार के क्या कर सकते हो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अभी बात हुई थी ना हमने, हम डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो क्रॉप डाइवर्सिफाई कर लो, या फिर एक्टिविटी क्या कर लो, डाइवर्सिफाई कर लो। सेकंड लिखो, तो क्या क्या कर सकते हो, आइडिया दे रहे हैं हम इस फार्मर्स को कि एनिमल पाल लो, मछली पालन कर लो, मत्स्य पालन, या फिर क्या कर लो, बागवानी। क्या कर लो? समझ आ रहे बेटे? बागवानी में ज्यादा बी कीपिंग वगैरह से।
ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन फ्लड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेशन फ्लड। क्या होता है ऑपरेशन फ्लड? पता है आपको ऑपरेशन फ्लड क्या था? अमूल की बात हुई थी ना हमारी एक बार, कि अमूल ने क्या करा था, क्या करा था अमूल ने, बता। मतलब अमूल शुरू कैसे हुआ था? एक गांव के जो किसान थे, उन्होंने क्या करा था, सब गांव वासियों को बोला था कि आप जो भी आपके जो पशु हैं, उनसे जो भी आपको मिल्क प्रोड्यूस होता है वो सब क्या करो, एक जगह पे लाओ और उसको क्या करो, अमान, इकट्ठा करके बेचो। कैसे बेचो? इकट्ठा। तो उन्होंने जब इकट्ठा करके आ, बेचा, तो काफी सारी जो कंपनीज थी वो क्या दिखी उसमें, इंटरेस्टेड दिखी। क्योंकि देखो एक बंदे से यार दूध खरीदना उतना कंपनी को फिजिबल होगा नहीं, क्योंकि अमूल कंपनी को चाहिए होता है लाखों करोड़ों टन मिल्क, मतलब लाखों टन तो चाहिए ही होता है, क्योंकि उनका जो साल भर में जो मक्खन है वो कई क्विंटल बिकता है, तो उसके लिए कई लाख टन क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, एक जगह लाके प्रोड्यूस को बेचा, और इससे इनको क्या हुआ, काफी फायदा। ठीक है, यही आज हमें पढ़ना है ऑपरेशन फ्लड में। तो लिखो जरा इसमें, इट इज अ सिस्टम ऑफ, ये एक सिस्टम था जो किनके द्वारा चलाया गया था, मिल्क कोऑपरेटिव्स। देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट इज लॉन्च्ड इन 1966। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसमें हुआ क्या था, लॉन्च की जगह बेटे शुरू लिखना है बेटे, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, लिखो इसमें, इन दिस सिस्टम मेंबर फार्मर्स या मेंबर्स पूल द प्रोड्यूस ऑफ मिल्क। जो भी उनके पास दूध होता था उनके जानवरों का, उसे क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे फॉर कलेक्टिव सेल। ठीक है, इस प्रणाली में सदस्य सामूहिक बिक्री के लिए दूध के उत्पादन को एकत्रित करते थे। समझ आ गई बेटे आपको? इसके लिखो, नीचे लिखो बेनिफिट्स, फायदे क्या हुए। लिखो, फर्स्ट फायदा क्या हुआ इसमें, इंक्रीजेज क्वांटिटी ऑफ सेल। इससे इनकी जो सेल थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ेगी ना भाई, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। और सेकंड लिखो, इंक्रीजेज बार्गेनिंग पावर, इंक्रीज्ड द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर। जो किसान थे उनकी बार्गेनिंग पावर भी क्या हो गई, इंक्रीज। बेनिफिट्स, लाभ क्या क्या हुए, तो पहला लाभ जो था वो था कि इनसे सेल बढ़ गई, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई। ठीक है, समझ आ गया बेटे आपको ये?
नेक्स्ट लिखो, अगला फटाफट से लिखो। ये गोल्डन रेवोल्यूशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, हटा दो इसको। समझ आ गया क्या था ये? इंपॉर्टेंट बहुत है। कब लॉन्च हुआ था? 1960। इसके अंदर क्या था? व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर, सिस्टम के अंदर जो एक जगह पे आगे जो भी उनके कैटल्स का जो मिल्क प्रोड्यूस होता था उसे क्या करते थे? बेच। इसके बेनिफिट्स क्या हुए? एक तो सेल बढ़ गई और दूसरा बार्गेनिंग पावर भी क्या हो गई? बढ़। लिखो जरा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोल्डन रिवोल्यूशन। क्या था गोल्डन रिवोल्यूशन? लिख लो बेटे, इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ research and development initiatives that increased production of horticulture crops, ब्रैकेट में लिख लेना, fruits and vegetables and honey। ठीक है? क्या था गोल्डन रिवोल्यूशन? मतलब सरकार ने क्या करा था, जो ये साइंटिस्ट वगैरह थे इन सबको बोला, जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं, कि आप क्या करो? रिसर्च करो और ऐसी टेक्नोलॉजीज लाओ जिससे क्या हो? फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की क्या बढ़े? सेल बढ़े। वाह, बहुत अच्छा। इन्होंने वो साइंटिस्ट को सेल बढ़ाने को बोला, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन में उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन में HYV सीड्स लेके आए थे, है ना, जिससे गेहूं चावल इन सब की सेल बढ़ी थी, है ना। प्रोडक्शन क्या बढ़ा था? प्रोडक्शन, इन सब की प्रोडक्शन बढ़ी थी। और गोल्डन रिवोल्यूशन में किनकी प्रोडक्शन बढ़ाई इन्होंने? मतलब किसकी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। समझ आ रहा है बेटा? और हनी की भी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्या बोलते हैं कुणाल? हॉर्टिकल्चर। कर समझ में आ रहा है ये? लिखो फटाफट, लास्ट लिखो, मिटा दो ना, लिख लिया ना सबने? लिखो फिर से, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या हो गया? आप लोग बड़ी जल्दी परेशान। मैंने 3 क्वेश्चन लगातार शॉर्ट नोट के लिखवा लिए, तो उसमें भी बच्चों का फिर शॉर्ट नोट, फिर अब एक्सप्लेन लिखवाओ ना। अरे यार, इतना कैसे मोनोटोनस हो सकते हो आप लोग? इतनी जल्दी, मतलब आप लोग मेरे को समझ, कंपनी में काम कैसे करोगे? अगर आपको रोज एक ही काम दे दिया, आप तो बिल्कुल अजीब से एक हफ्ते बाद ये काम रोज। अरे ये कर लो, फिर बताऊंगा आपको ये ना, मतलब बताऊंगा, मतलब वैसे नहीं बताऊंगा, वैसे नहीं, मतलब एक बात बताऊंगा आपको। ये बहुत होता है ये, इससे ना ये सीए लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान इस आदत से बच्चों की। ये बस खराब आदत है बहुत। देखो, अभी आपको पहले करा दो ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिखो जरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है फटाफट से? क्या लगता है आपको, क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? पता है आपको? जैविक हाँ, ये रहा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? देखो फटाफट से, जैविक खेती क्या होता है? जैविक खेती बताओ। Organic farming is a method of agriculture production that excludes the use of synthetic substances such as pesticides, synthetic medicines और fertilizers etc. इसमें आप क्या नहीं करते? जो ये सिंथेटिक पदार्थ हैं, यानी कि जो कृत्रिम पदार्थ हैं,
कृत्रिम का मतलब जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, केमिकल्स द्वारा बनाए गए हैं, उन सबका क्या नहीं करते, उपयोग नहीं करते। हो गया, डन। इसके 2 मिनट बढ़ेंगे बेटे, आप इतना धीरे लिखोगे तो 37 तक हो जाएगा। ऊपर वाले ही ढूंढो। वो झंडे का डंडा भी ला के रखा है क्या मैंने? हथौड़े की भी डंडी मिल गई। क्या बेटे, आगे लिखो बेटे। है हथौड़ी, बच्चा बिल्कुल ही जब डीटी हो जाए तब हथौड़ी निकलेगी, अभी तो बच्चे शांत है, तो बिल्कुल तब हथौड़ी निकाले। आगे लिखो बेटे फटाफट से, ये हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है पता है ना बेटे सबको? नेचुरल प्रोसेस से क्या करी जाए, मेन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का क्या करा जाए, यूज करा जाए। समझ आ रहा है? और ये सिंथेटिक सब्सटेंस और इन सब का यूज ना करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बेटे, हो गया ना सबका ये, मेन्योर, फर्टिलाइजर्स, जैविक खाद, इन सब का यूज करा जाए। नेक्स्ट लिख लो, राइट। फिर बच्चे एकदम से शॉर्ट नोट, राइट एडवांटेजेस, आहा अब आया शॉर्ट नोट से थोड़ा दूर, ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लिख लो, 4 फायदे हैं इसके। क्या क्या? पहला, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। सेकंड लिखो, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पता है ना आपको, क्योंकि इससे क्या नहीं होती, मिट्टी खराब नहीं होती। सस्टेन्स सॉयल फर्टिलिटी। नेक्स्ट, हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड। और इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। इसमें गोबर वोबर यही सब यूज होता है, एक्सपेंसिव तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलो खत्म हो गया, अभी 4 मिनट है, एक और लिख लो फायदा तो हो, टाइम का पूरा इस्तेमाल करूंगा मैं। लिख लो, हाँ क्या, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करने देंगे बेटे, उनको समझ ही नहीं आएगा है। डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब, ब्रैकेट में लिख लेना बेटे, इसका मतलब, अरे लिख ले बेटे, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इन सब की जो क्या बोलते हैं ये यूज है, ये खत्म कर देता है ना, त्याग देता है। का उपयोग का त्याग बेटे, उपयोग का त्याग, ठीक है। इनसे उपयोगों का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है, मतलब अब इस पे आप डिपेंड नहीं रहते।